हेलो स्टूडेंट वेलकम टू नारायण बायोलॉजी क्लासेज। और स्टूडेंट, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो टिश्यू जो चैप्टर है उस चैप्टर के अंतर्गत एक टॉपिक है जिसका नाम है परमानेंट टिश्यू। उस परमानेंट टिश्यू के बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं। परमानेंट टिश्यू होता क्या है इसको हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में कि क्या परमानेंट टिश्यू क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये मेडअप कैसे होता है। तो जो परमानेंट टिश्यू होता है वो उन सेलों से बना होता है जिनके पास कैपेबिलिटी डिवाइड होने की कैपेबिलिटी क्या हो गई होती है, लॉस्ट हो गई होती है। मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल्स की वो सेल्स जिनमें डिवाइड होने की कैपेसिटी लास्ट हो गई होती है, उन सेलों से परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। इनका एक डिफाइंड शेप होता है, एक साइज होता है, एक डिफाइंड थिकनेस होता है। मतलब एक निश्चित इनमें शेप, साइज और थिकनेस होता है। परमानेंट टिश्यू जो हैं या तो वो लिविंग होंगे या वो डेड टिश्यू होंगे। तो ये परमानेंट टिश्यू की प्रॉपर्टी होती है। अब परमानेंट टिश्यू कैसे बनते हैं, तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स है वही डिवाइड करके और डिफ्रेंशिएट करके परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। और जो डिफ्रेंशिएशन और डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू में उसका डिफ्रेंशिएशन होता है, फिर डेवलपमेंट होता है उस टिश्यू का, और फिर वो चेंज हो जाता है सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, और उसका तब एक स्पेशलाइज फंक्शन होता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन हो जाता है। इसमें अब डिवीजन होने की कैपेसिटी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है और ये एक परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन को अटेन कर लेता है। तो परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिफ्रेंशिएशन, डेवलपमेंट और चेंज होने के बाद बनता है। अब अगर हम इसके कंपोजिशन मतलब स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के आधार पर बात करें तो परमानेंट टिश्यू को दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसमें जाइलम फ्लोएम वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू होता क्या है। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं वो सेम टाइप ऑफ सेल के बने होते हैं और ये स्ट्रक्चरली भी सिमिलर होते हैं, फंक्शनली भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। और इनके दो टाइप, अब ये सिंपल परमानेंट टिश्यू में भी दो टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। एक होते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू जो प्रिवेंट करने का, बचाने का काम करते हैं। इनका जो मेन फंक्शन ही होता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू का जो प्राइमरी फंक्शन ही होता है, तो वो क्या होता है, प्रोटेक्ट करने का काम होता है। अब प्रोटेक्टिव टिश्यू के जो चलिए एक प्रोटेक्टिव टिश्यू का भी एग्जांपल पढ़ लेते हैं। तो एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है जिसका नाम है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सबसे बाहरी लेयर होता है और एनिमल केस में इसी एपिडर्मल सेल्स बोलते हैं। तो एपिडर्मिस जो होता है कि यह वन सेल थिक आउटर मोस्ट लेयर रहता है। प्लांट के सभी जो आर्गन है, जैसे कि लीव्स है, फ्लावर है, स्टेम है, रूट है, सभी ये आर्गन वन सेल थिक एपिडर्मिस लेयर से क्या होती है, वो कवर होती हैं। इस एपिडर्मिस के जस्ट बाहर एक स्पेशलाइज टाइप का मेम्ब्रेन होता है जिसे हम क्यूटिकल बोलते हैं। और इस क्यूटिकल मेम्ब्रेन की विशेषता ये होती है कि ये वाटर प्रूफ होता है। ये क्या होता है, वाटर प्रूफ लेयर होता है। अब ये वाटर प्रूफ लेयर क्यों होता है, क्योंकि यह एक वैक्सी सब्सटेंस से बना होता है जो कि क्या बोला जाता है, क्यूटीन बोला जाता है। और ये क्यूटीन किसके द्वारा सेक्रेट किया जाता है, जो वैक्सी सब्सटेंस है, तो एपिडर्मल सेल के द्वारा ये क्या किया जाता है, सेक्रेट किया जाता है।
ये जो क्यूटिकल है चूँकि पाया तो सभी प्लांटों में जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर देखा जाए तो अधिक थिक क्वांटिटी में यानी थिक अमाउंट में ये पाया जाता है जीरोफिटिक्स प्लांट में, ये थिक अमाउंट में पाया जाता है। अब जो ये एपिडर्मिस लेयर है जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये एपिडर्मिस लेयर कंटिन्यू नहीं पाया जाता है, लीफ पर ये कहीं कहीं थोड़े थोड़े स्पेस पर नहीं पाया जाता है, यानी कम कुछ जगहों पर थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ देता है, और उस छोड़े गए डिसकंटिन्यूस होने की वजह से यानी छोड़े गए स्पेस की जगह पर स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं, और उस स्मॉल पोर को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। उस स्मॉल सेल को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। जो स्टोमेटा है उसको गार्डेड किया जाता है, मतलब उसको कंट्रोल करता है एक पेयर या दो बीन शेप्ड सेल होता है, उस बीन शेप सेल को हम बोलते हैं गार्ड सेल, वो उसको गार्ड करता है, उसको कंट्रोल करता है, उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करता है। एपिडर्मस सेल के बस यही जो गार्ड सेल हैं इन्हीं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा दूसरे जो सेल्स हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। मतलब गार्ड सेल में कैपेसिटी होती है कि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। अब चलिए फंक्शन देख लेते हैं एपिडर्मल सेल का फंक्शन क्या होते हैं। तो जो मेन फंक्शन है एपिडर्मल सेल का वो प्रोटेक्ट करना प्लांट को किसे किसे तो ड्राई अप होने से और इन्फेक्शन होने से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके साथ ही साथ जो क्यूटिकल पाई जाती है एपिडर्मिस के सरफेस पे वो रेट ऑफ रिस्पायरेशन को कम करता है तथा इवोपोरेशन को भी कम करता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस ना हो और प्लांट में डिहाइड्रेशन कंडीशन ना आ पाए। प्लांट में वाटर लॉस को भी मेंटेन करता है। अब जब वाटर लॉस को मेंटेन करता है तो प्लांट में विल्टिंग मतलब मुरझाने से भी प्लांट को ये बचाता है। इसके साथ साथ स्टोमेटा जो है वो एपिडर्मिस रीजन में ही पाई जाती है या एपिडर्मिस सेल की मॉडिफिकेशन से पाई जाती है। तो स्टोमेटा क्या करता है, तो हेल्प करता है गैसेस एक्सचेंज में। कब, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के समय जब गैसेस एक्सचेंज होता है, फोटोसिंथेसिस के समय जब ऑक्सीजन रिलीज होता है तो वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर जाता है, तथा जब गैस रिस्पायरेशन के समय जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब रिस्पायरेशन के समय बनता है तो वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही बाहर जाता है। और अब फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है वो स्टोमेटा के थ्रू ही लीफ के अंदर आते हैं। तो ये सब गैसियस एक्सचेंज, ट्रांसपीरेशन, इवापोरेशन सब स्टोमेटा ही क्या करता है, उसी के थ्रू होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर